नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद आलम सर पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों से संबंधित और भी जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को करेंगे। स्पेशली जो 24 अगस्त को आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि अपने चैनल पर कम्युनिटी में आकर के प्रश्नों को कैसे प्रतिदिन सॉल्व करें, यह भी आप इसी वीडियो में जान जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल पर आ जाइए, जीएस विद आलम सर चैनल पे। उसके बाद आप होम है, वीडियो है, प्लेलिस्ट है, कम्युनिटी है। कम्युनिटी पर आप क्लिक करके सामने आ जाएंगे। कम्युनिटी टैब जब ओपन होगा तो यहाँ पर आपको प्रश्न ये सारे दिख जाएंगे। कम्युनिटी पर क्लिक करना है। चलिए उसके बाद शुरू करते हैं। अभी तक देखिए 32 मिनट पहले प्रश्न डाला गया था, जिसमें लगभग 100% लोगों ने आंसर दिया है। चौथे विकल्प को आप देख सकते हैं। इस विकल्प में जो ज़्यादातर लोग आंसर किए हैं, जरूरी नहीं है कि वही आंसर हो। आपको इसका आंसर कमेंट सेगमेंट में मिलेगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प है अजमेर का पुराना नाम अजयमेरू था। राजस्थान में अरावली पर्वत का विस्तार नहीं है। संविधान के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे। और पांडिचेरी को 1954 में फ्रांसीसियों से मुक्त कराया गया था। तो इन चारों में दूसरा जो ऑप्शन है वही सुमेलित नहीं है। अजमेर का पुराना नाम अजयमेरू था, ये सही है। राजस्थान में अरावली पर्वत का विस्तार है, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और संविधान के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव बी एन राव थे, ये भी सही है। और पांडिचेरी को 1954 में फ्रांसीसियों से मुक्त कराया गया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को चीन या तिब्बत में सांगपो या यारलुंग जांगपो कहा जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की ब्रांच या शाखाएं जब बांग्लादेश में मिलती हैं तो उन्हें मेघना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। शार्दुल, केसरी, नाहर और नागर। तो इसका सही उत्तर होगा नागर। नागर नगर से बना हुआ है। नागर मंदिर निर्माण एक शैली है जो उत्तर भारत में गुप्तोत्तर काल में थी। इसके अतिरिक्त ऊपर शार्दुल, केसरी, नाहर जो लिखे हुए हैं वो शेर के पर्यायवाची हैं। मंदिर निर्माण शैली 3 प्रकार की थी। उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली नागर शैली कहलाती थी। दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली द्रविड़ शैली कहलाती थी। और मध्य भारत में जो मंदिर निर्माण शैली थी उसे बेसर शैली कहा जाता था, अर्थात मिश्रण शैली कहा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि नागर और द्रविड़ के मिश्रित रूप। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की क्या रैंक थी? तो टोक्यो ओलंपिक आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 48 रैंक थी। 92% लोगों ने सही आंसर किया है। सही आंसर है 48। और भारत ने कुल मेडल 7 लाए हैं। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और इसके अतिरिक्त 4 कांस्य पदक। याद रखे रहिएगा, 1, 2 और 4 टोटल मिला के कुल 7 पदक आए हैं। और प्रथम रैंक पर अमेरिका था और द्वितीय रैंक पर चाइना था। अगला प्रश्न है, समूहार्थक शब्द चयन करिए। समूहार्थक भिन्न शब्द का चयन कीजिए। ये देखिए पेट के सिलेबस में एक समश्रुत भिन्नार्थक शब्द दिया है, वहां से इस प्रश्न को बनाया गया है। भीड़, केला, नदी और रमेश। केला से देखिए समूह का बोध नहीं हो रहा है, नदी से समूह का बोध नहीं हो रहा है, रमेश से समूह का बोध नहीं हो रहा है, भीड़ से समूह का बोध हो रहा है। इसलिए समूहार्थक शब्द जो होगा वो भीड़ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला भंडारण क्षेत्र नहीं है? रानीगंज, झरिया, जादूगोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रानीगंज पश्चिम बंगाल का कोयला भंडारण क्षेत्र है। झरिया झारखंड का कोयला भंडारण क्षेत्र है। और जादूगोड़ा यूरेनियम भंडारण क्षेत्र है जो झारखंड में है। अगला प्रश्न है, लेप्चा नामक जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। इसके अतिरिक्त देखिए मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में अपातानी और नागालैंड में अंगामी जनजाति पाई जाती है। ये मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विपरीत बहने वाली नदी का उदाहरण नहीं है?
तो विपरीत बहने वाली नदी का उदाहरण नहीं है पूछा गया है, तो इसमें महानदी हो जाएंगी। और बाकी नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, मांडवी ये सब विपरीत बहने वाली अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदी हैं। सामान्यतः जो प्रवाह है वह बंगाल की खाड़ी की तरफ है। बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियाँ गिरती हैं उन्हें हम सामान्य नदियाँ कहते हैं, और जो विपरीत वाली नदियाँ हैं वो अरब सागर में अपना पानी छोड़ती हैं। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था, और अस्किनी चेनाब नदी का प्राचीन नाम था अचिरावती दिया हुआ। अचिरावती राप्ती नदी का प्राचीन नाम था सदानीरा। गंडक नदी का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा, सीरी का किला। तो कुतुब मीनार के कैंपस में, मेहरौली कैंपस में अलाई दरवाजा स्थित है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो ये इसका सही उत्तर होगा। और बुलंद दरवाजा का निर्माण जो था वो फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य या अध्यक्ष नहीं थे? तो इन चारों में से बताना है कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर होगा एस.के. धर। के.एम. पडिक्कर सदस्य थे। हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष थे 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के। और एस.के. धर जो कमेटी थी 1948 में गठित हुई थी। भाषा के आधार पर इन्होंने सिफारिश नहीं की थी, बल्कि प्रशासनिक आधार पर सिफारिश की थी। तो एस.के. धर कमेटी और जे.बी.पी. कमेटी ये दोनों भी राज्य के पुनर्गठन से ही संबंधित थे। इन दोनों ने सिफारिश की थी कि प्रशासन के आधार पर गठित हो, लेकिन देश की जनता का डिमांड था कि भाषा के आधार पर गठन हो, इसलिए राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ 1956 के बाद भाषा के आधार पर हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और रियल जो मैनचेस्टर है वो लंदन में स्थित है, इंग्लैंड में स्थित है। लंदन का ही एक टाउन है जो सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना हब है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ए.के. मिश्र, अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? तो देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी दो स्थान हैं, याद रखिएगा। इन स्थानों पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन नामक परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। ये दोनों जापान के नगर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो हथकरघा दिवस दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है। और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था और कहीं कहीं पर शुरू भी हो गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। 9 अगस्त 1942 को पूर्ण रूप से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर लगा दिया गया, जिसमें सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का क्या नाम दिया गया है नया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहा जाता है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। काला पैगोडा नाम से किस भारतीय स्थापत्य को जाना जाता है? तो काला पैगोडा एक मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, उसे काला पैगोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उपबंध है जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 324 जो दिया हुआ है वह निर्वाचन आयोग का गठन है। अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष उपबंध था, निरसित कर दिया गया। और अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, गठन की बात की गई है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है?
विधानसभा के सदस्य, जिला परिषद, 3 वर्ष पूर्व स्नातक, सभी सरकारी शिक्षक। इसका सही उत्तर होगा सभी सरकारी शिक्षक। ये भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ माध्यमिक से ऊपर के 1 वर्ष से अधिक अनुभव के शिक्षक विधान परिषद के चुनाव में भाग लेते हैं। 5 तरीके से इनका चुनाव होता है। पहला हो जाएगा विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, जिला परिषद के सदस्य चुनते हैं, जिला बोर्ड के सदस्य, और स्नातक चुनते हैं और माध्यमिक के शिक्षक चुनते हैं। इसके अलावा 5वां जो पार्ट है उसमें राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया गया है। कनाडा से संघात्मक विशेषता लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। विधि का शासन जापान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध वर्णित है? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है और 17 में राजभाषा का वर्णन है और 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 352 में है और संवैधानिक तंत्र का विफल होना राज्यों में या राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपात 360 में है और संविधान संशोधन 368 में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करता है? तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार यहीं पर किया गया, अर्थात अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार और अंतिम बार एक बार वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात में आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए अभी हाल ही में टीजीटी का एग्जाम था, उसमें यह क्वेश्चन आया था, देखे थे हम लोग। इसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 जो था, 2 चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला, संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से विधिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 से निरसित करके अनुच्छेद 300 में इसको जोड़ा गया। अर्थात वर्तमान में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लीगल अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। इसी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द था या आंतरिक अशांति शब्द था, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना के समय राष्ट्रीय आपात नहीं लगा था? 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाक युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध, 1999 कारगिल युद्ध। तो 1999 के कारगिल युद्ध के समय राष्ट्रीय आपात नहीं लगा था। देखिए दोस्तों, 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। 1962 से 1965 के मध्य एक ही राष्ट्रीय आपात था, भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध के समय, और 1971 में दूसरा राष्ट्रीय आपात लगा था और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर तीसरी बार और अंतिम बार राष्ट्रीय आपात लगा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 मूल अधिकार जो है वो निलंबित नहीं होता है। इस 20 में क्या है? 20 में है अपराध दोष सिद्धिकरण के संबंध में संरक्षण और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये 2 मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात जब 352 लगता है तो उस दौरान भी रद्द नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 जो है वह राष्ट्रीय आपात 352 लागू होते ही स्वतः सस्पेंडेड हो जाता है।